नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार गौर, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार। आज हम सभी लोग लेखक कमलेश्वर जी द्वारा लिखित जाज पंचम की नाग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। शीर्षक के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं जिन्होंने अपने नीतियों के माध्यम से सभी आम जनमानस, आम जो जनता होती है उससे काफ़ी परेशान होती है। तो ठीक उसी प्रकार की इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। सन 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की समुचित जो शासन व्यवस्था है, जो प्रबंध है, वह सब ब्रिटेन के संसद के द्वारा निर्धारित की जाती थी और वहीं के पार्लियामेंट के द्वारा हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के नियम निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे स्थिति में जाज पंचम वहाँ के राजा हैं। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी प्रचलित है। राजा ही सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियों का निर्वहन करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उसके समुचित शक्तियों का प्रयोग वहाँ के संसद के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर में कमलेश्वर जी ने जाज पंचम की नाग नामक शीर्षक के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास करते हैं। तो लेखक कमलेश्वर जाज पंचम की नाग के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो भारतीय है, जो भारतीयों के ऊपर जो शासन व्यवस्था को जबरदस्ती थोपने का, चाहे नैतिक हो, चाहे अनैतिक हो, वैधानिक हो, अवैधानिक हो, इत्यादि मार्गों के माध्यम से ब्रिटेन के जो अधिकारी या सिपाही हैं, वह लोग सभी भारतीयों पर अपना आधिपत्य करते हैं और बलपूर्वक उन्हें उनके जो अधिकार होते हैं, जो मनुष्य के एक मूलभूत अधिकार होते हैं, उन अधिकारों से उन्हें वंचित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे स्थिति में जाज पंचम एक क्रूर राजा के श्रेणी में लेखक ने उन्हें रखे हुए हैं, जिन्होंने अपनी क्रूरता भरी नीतियों के माध्यम से सभी भारतीय लोगों को काफ़ी परेशान किए। और जब उनके इन्हीं नीतियों के माध्यम से भारतीय लोग सामने खुलकर उनका विरोध नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ऐसे स्थिति में जाज पंचम की जो नीतियां हैं, कठोर नीतियों के नाम से उन्हें जाना जाता है। जब जाज पंचम की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद उनकी जो मूर्ति है, लाट जिसको हम कहते हैं, वह भारत जैसे देश में लगाई जाती है। उनकी जो पत्नी है एलिजाबेथ द्वितीय, उनका भारतीय दौरा होता है। ऐसे स्थिति में जो हमारे देश के जो क्रांतिकारी, जो युवा, जो देश के अंदर, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है, वह रानी एलिजाबेथ का विरोध करने का प्रत्यक्ष रूप से साहस न जुटाकर वह प्रत्यक्ष रूप से जाज पंचम की जो मूर्ति बीच चौराहे या सड़क के किनारे लगी हुई है, उसकी नाक लोग तोड़ देते हैं। और इसी नाक के जब टूट जाने के बाद जितने भी अधिकारी होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी जद्दोजहद करते हैं और यह सोचते हैं कि यदि एलिजाबेथ जाज पंचम की टूटी हुई नाक को देखेंगी तो काफ़ी क्रोधित हो जाएंगे और इस तरह से
उनकी क्रोध वह देख न पाए, इसलिए बंदोबस्त किया जाता है। अधिकारियों का एक समूह या पैनल बनाया जाता है जो जाज पंचम की जो टूटी हुई नाक है उसको जोड़ने का लोग बंदोबस्त करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ नाक का अर्थ है सम्मान। तो यानी जाज पंचम जो ब्रिटेन के राजा हैं, उनकी जो पत्नी है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत दौरा होने वाला है। उनके ठीक दौरे से पहले भारतीय क्रांतिकारियों ने, जिनके अंदर देश की आज़ादी की के लिए वो अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले, बलिदान करने वाले, ऐसे स्थिति में वे लोग जाज पंचम की उस मूर्ति पर से नाक हटा देते हैं अर्थात तोड़ देते हैं। आइए थोड़ा सा कमलेश्वर जी के बारे में जान लें। कमलेश्वर जी भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी जो योजना भारत में चलती है, देश को आज़ाद करने की जो पहल की जाती है क्रांतिकारियों के द्वारा, तमाम युवा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। उस सभी घटनाओं का वह बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन करते हैं। कुछ उनकी रचनाएं भी हैं, चाहे सुबह दोपहर शाम देखें कितने पाकिस्तान, वहीं धूमिल की एक रचना आती है संसद से सड़क तक। ये सब जो रचनाएं होती हैं वह देश बंटवारे के बाद या यूँ कहा जाए देश में जो शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन शासन व्यवस्था के द्वारा चलाए या बनाए जाने वाले जो नियम जो भारतीयों के अधिकारों को संकुचित कर देते हैं और उनका ज़्यादा शोषण करने का प्रयास करते हैं, ऐसे नियमों के ऊपर कमलेश्वर जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। उत्तर प्रदेश, मैनपुरी के उत्तर प्रदेश 1932 में जन्म लेने वाले कमलेश्वर जी, जिनके अंदर स्वदेश की भावना व्यापक स्तर से भरी हुई है, वह अपने देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। वह अपनी रचनाओं के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि साहित्य वह माध्यम होता है जो समाज में फैले हुए अनेक जो मतावलंबी होते हैं, अनेक विचारधारा के लोग होते हैं, सभी विचारधाराओं को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इस तरह से साहित्य के माध्यम से जो भारतीय जनमानस होता है वह एकजुट होता है और एकजुट होने के बाद सभी जो अनैतिक गतिविधियाँ, जो अन्यायपूर्वक जो शासन व्यवस्था जो बहुत व्यापक स्तर में फैली हुई है, उन सब का जगह जगह विरोध होता है, चाहे वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के माध्यम से, चाहे गांधी जी सविनय अवज्ञा के आंदोलन से, चाहे गांधी जी के वह भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से। धीरे धीरे जगह जगह पर आंदोलन होता है। एक जो साहित्यकार होता है वह अपनी रचनाओं के माध्यम से देश में चलने वाली जो शासन विरोधी जो गतिविधियां होती हैं उस गतिविधियों में और ज़्यादा उत्साह भरने का प्रयास करता है। तो आइए हम देखें कि आज पंचम की नाक के माध्यम से कमलेश्वर जी हमें क्या बताने का प्रयास करते हैं। आज पंचम की नाक ये देखा जाए तो एक व्यक्ति के सम्मान में लिखी गई ये रचना है। वह एक भारतीय समुदाय है, भारतीय युवा वर्ग है, क्रांतिकारी वर्ग है, जिनके अंदर देश की भक्ति की भावना फूट फूट के भरी हुई है और वह अपने देश को आज़ाद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग के बारे में रचना के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया गया है। आइए देखा जाए आज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहते हैं कि यह बात उस समय की है
कि जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान, अब पति के हिंदुस्तान कहा गया है, पति अर्थात जॉर्ज पंचम की हिंदुस्तान। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हिंदुस्तान उस समय ब्रिटेन का औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी देश था, अर्थात गुलाम देश था। पढ़ाने वाली थी, आने वाली थी, अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, अखबारों में काफ़ी जोर से चर्चा हो रही थी कि किस बात की चर्चा हो रही थी कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली हैं। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी। लंदन जो ब्रिटेन का राजधानी है, वहाँ के अखबारों में दिन पर दिन एक खबर आ रही थी कि महारानी एलिजाबेथ भारतीय दौरे पर जाने वाली हैं। शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। फिर राजा या रानी के दौरे को शाही दौरा का नाम दिया गया और उनके आने पर कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। कहते हैं कि अखबारों में रानी एलिजाबेथ की छोटी छोटी बातों का भी जिक्र किया जा रहा था। पहले जिक्र किया गया कि रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी है, यानी उनका जो कपड़ा सीने वाला है, वह परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आनी कब क्या पहनेगी। अब रानी एलिजाबेथ का जो दौरा है, एक वैश्विक दौरा होने के कारण हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल इत्यादि, यानी यह दौरा जो है 1947 के बाद का दौरा है, जब देश को हमें आज़ादी मिल गई है। और देश की आज़ादी मिलने के बाद हमारे जो देशवासी हैं, उन सभी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनको याद करते हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल में किस तरह से भारतीयों का शोषण किया, किस तरह से भारतीयों को समाज में उनके अधिकारों से वंचित किया। इस तरह से देखेंगे क्या पहनेंगे उनकी सेक्रेटरी, और शायद तूफानी दौरा करने वाला था। इसके पहले रानी एलिजाबेथ का जो सेक्रेटरी सचिव है, वह भारतीय सरजमी का दौरा करने वाला है, क्योंकि यात्रा के सुरक्षा की जायजा लेने वाला है। और ऐसे स्थिति में जगह जगह उनके स्वागत के लिए जो अधिकारी हैं वह काफी तत्पर हैं। फिर उनके पहले ही महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, भले ही जमाना नया था, अर्थात भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भारत अभी भी जो भारत के कायदे, जो कानून थे, कहीं न कहीं ब्रिटेन का प्रभाव उसके कायदे और कानून पर थे। जमाना क्योंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इसलिए पहले बहुत बड़ी सुरक्षा के साथ लोग निकलते थे, लेकिन आज वो जमाना बीत गया है, तो फोटोग्राफरों की एक लंबी चौड़ी, अर्थात मीडिया के लोगों के साथ एक लंबी चौड़ी फौज के माध्यम से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें, इंग्लैंड के जो अखबार हैं वह कतरनें खूब छाप रहे हैं। हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती है। जो इंग्लैंड के अखबार में छपते हैं वही खबर हिंदुस्तान में वह दूसरे दिन देखने को मिलते हैं। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया। देखिए कितनी छोटी छोटी बातों का भी अखबारों में जिक्र किया जाता है कि रानी ने एक नीले रंग का हल्का सा सूट बनवाया है, जिसका रेशमी जो कपड़ा है हिंदुस्तान से मंगाया गया है, और उस सूट को बनने के लिए रेशमी धागे का इस्तेमाल किया गया, और वह हिंदुस्तान के सरजमी पर से मंगाया गया है।
कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। लगभग उसको बनाने में लगभग 400 पाउंड का खर्चा आया है। ऐसी स्थिति में जहां भारत में ऐसे भूखमरी के दिन हैं, भारत के बहुत से हिस्सों में खाने पीने की भी लाले पड़े हुए हैं, लोग भूखों से परेशान हैं, भोजन का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कोई उनके पास रोजगार नहीं है, काम है नहीं, धंधे नहीं है, और इस तरह से। लेकिन यही जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, जो एक सूट के जो खर्चे हैं की बात कमलेश्वर जी ने बहुत वैज्ञानिक रूप से बड़े व्यंग्य के साथ इसमें दर्शाने का प्रयास करते हैं। रानी एलिजाबेथ को जन्मपत्री भी छपी। रानी एलिजाबेथ हफ्त कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसका पूरा जन्मपत्री भी छपती है। क्या छपती है? प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और जो रानी एलिजाबेथ के जो पुत्र हैं जिनका नाम प्रिंस है फिलिप है, उनके कारनामे छपे। और उनके नौकरों का भी परिचय दिया गया अखबारों में। बावर्चियों का, जो खाना बनाने वाले रसोइया हैं, उनका भी परिचय दिया गया। खान सामों का, और जो वहाँ के जो रख रखाव इत्यादि चीज़ों में काम करने वाले लोग हैं, जो उनके सभी चीज़ों का देख रेख करने वाले, उनका भी परिचय दिया गया। अंगरक्षक, उनकी सुरक्षा करने वाले, उनका भी परिचय दिया गया। जीवनिया देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले शाही महल में रहने वाले हर व्यक्ति का परिचय दिया गया। साथ ही साथ शाही महल में पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर, यहाँ तक जो राजघराने में पलने वाले जो कुत्ते हैं उनकी भी तस्वीर अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़े उत्साह था कि रानी एलिजाबेथ का भारत दौरा को लेकर काफी उत्साह था। बड़ा शोर शराबा था, चारों तरफ बहुत शोर शराबा हो रहा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रहे थे। और यूँ कहा जाए कि रानी एलिजाबेथ के द्वितीय के जो दौरा था उसकी खबर इंग्लैंड में छप रही थी, लेकिन उसकी जो गूंज है वह हिंदुस्तान में भी आ रही थी। अर्थात पहले दिन अंग्रेजी अखबारों में उनकी खबरें छपती थी, लेकिन दूसरे दिन अंग्रेजी अखबारों की वही खबरें हिंदुस्तान में भारतीय अखबारों में छाई रहती थी। इसीलिए लेखक कमलेश्वर जी कहते हैं कि जिस तरह से रानी एलिजाबेथ का जो दौरा है उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर, यूँ कहा जाए कि रानी एलिजाबेथ का जो दौरा है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जा रहा है अखबारों के माध्यम से, लेकिन उसकी जो वास्तविकता है उसे न दिखाकर एक खोखली मर्यादा यथार्थ का चित्रण किया। कोई भारतीय परिवेश में इतनी गरीबी लाचारी बेहोशी है, खाने के लोग मोहताज हैं, और ऐसे स्थिति में भारतीय गरीबों को गरीबी को दूर करने के या उनके बारे में खबरों को जुटाने या छापने का किसी प्रकार का जिज्ञासा नहीं दिखाया जाता है, बल्कि रानी एलिजाबेथ के बारे में खबरों को छापने का बहुत तत्परता के साथ जिज्ञासा दिखाया जाता है। इन खबरों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, और चारों तरफ हिंदुस्तान में इस बात को लेकर सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, और जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहन के पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, उसके स्वागत के लिए कुछ होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। कहते हैं रानी का जो बावर्ची है कोई सामान्य रसोइया नहीं है। वह महायुद्ध जब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें भी वह युद्ध में भाग लिया था। उसके शान शौकत में क्या कहते हैं
उसके शान शौकत में क्या कहा जाए, और वही रानी दिल्ली आ रही है। और आज रानी दिल्ली आ रही है नई दिल्ली में, उसकी तरफ देखा और बेखास्ता स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उसको कभी अपने घर को देखते हैं। देखिए कहा गया, लेखक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, अधिकारियों की फौज कह रही है वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, अर्थात वो हमारे इतने बड़े लोग हमारे घर आ जाए, ये तो खुदा की रहमत है, दया है। कभी हम उनको कभी अपने घर, कभी हमें भी सौभाग्य मिले कि अपने घर उनका स्वागत करने के लिए, उन्हें देखने के लिए। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, और इस तरह से देखते ही देखते नई दिल्ली को एकदम दुल्हन की भांति सजाया जाने लगा। अर्थात यहाँ पर कमलेश्वर जी व्यंग कर रहे हैं भारतीय अधिकारियों के ऊपर, कैसे स्थिति में हमारा देश स्वतंत्र होने के बावजूद भी उस रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए इतनी भव्य तैयारी कर रहा है। उनके बारे में एक एक छोटी छोटी बातों को अखबारों में निकलवाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वहीं एक समाज का एक ऐसा तबका वर्ग है जो खाने पीने की चीज़ों के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद या परेशान करता है। उनके बारे में उनका किसी प्रकार का अखबार में उसे प्रदर्शित या प्रकाशित करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। उस समाज के उस वर्ग के उत्थान के लिए, उसके उस विकास के लिए, और उस समाज के उस छोटे से निचले या तबके या असहाय लोगों की मदद के लिए किसी प्रकार का अधिकारियों या पत्रकारिता के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में हम ये देख सकते हैं, हम ये कह भी सकते हैं कि जाट पंचम की नाक के माध्यम से जो खोखली मर्यादा है, जो भारतीय समाज में जो दिखावे की जो प्रवृत्ति है, और उस प्रवृत्ति का भी कमलेश्वर जी ने बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक हम यह भी देखते हैं कि कमलेश्वर जी इस रचना के शुरुआती में यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि हम भले ही आज़ाद हो गए हैं, लेकिन जो हमारी मानसिकताएं हैं, अभी भी हम उस पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से अपने आप को अलग नहीं कर पाए। हम भले ही अपना साहित्य, अपने प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र या अपने संवैधानिक नियमों में जीवन यापन करते हैं, हमारे ही लोग ही हम पर, हमारे पदाधिकारी हैं, हमें संचालित करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम उस मानसिकताओं के दायरे में अभी हम दबे हुए हैं। हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, हम जिस तरह के हाव भाव के माध्यम से रहते हैं, वहाँ कहीं न कहीं हमें यह हम देखने को मिलता है कि हमारे अंदर अभी भी जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, वह हमारे ऊपर धीरे धीरे हावी हो रही हैं। हम अपने सभ्यता और संस्कृति से अलग हो रहे हैं और पाश्चात्य चीजों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि देश के आजाद होने के बावजूद भी जिस तरह से जो आम जनमानस है, आम जनमानस में उन लोगों के प्रति विरोध है जिन्होंने देश को पर शासन करते समय देश की अर्थव्यवस्था, देश के आम आदमी अधिकार के तहत जिस तरह से उन्हें वंचित किए, जिस तरह से उन्होंने शोषण किया, ऐसे शोषण के विरोध में ऐसे आप देखें कि बहुत जगह लोगों को बेकसूर लोगों को भी फांसी की सजा हुई, बहुत लोगों को बिना गुनाह के जेलों में डाल दिया गया। ऐसे माहौल को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय जनमानस का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, ऐसे शासन का विरोध करता है और ऐसे शासन को चलाने वाले और ऐसे नियम को बनाने वाले लोगों का भी विरोध करता है, और इस तरह से वह लोग इनका पूरा विरोध करते हैं। लेकिन वही समाज के में एक छोटा सा ऐसा भी वर्ग होता है जो उनके द्वारा समाज के हर एक पहलू में से वह अलग हटकर उन व्यक्तियों के सम्मान में अपना पूरा वह सहयोग करते हैं जिनके माध्यम से देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, चाहे वह धन का नुकसान हुआ
चाहे वह जन का नुकसान हुआ, चाहे वह बेकसूरों को सजाए या फांसी इत्यादि का। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम आपको फिर से अगले वीडियो में बताएंगे।